बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ डॉक्टर सुमैया और आज हम लोग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट का पार्ट 2 जो है वो कंप्लीट करेंगे। लास्ट वाले में हम लोगों ने कोलिनर्जिक एगोनिस्ट के बारे में पढ़ा था कि वो होते क्या हैं और वो अपना एक्शन जो है वो किस तरह परफॉर्म करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग जो है उसके रिसेप्टर्स के ऊपर बात करेंगे कि उसके रिसेप्टर्स जो हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, वो किस तरह बॉडी के ऊपर एक्ट करते हैं और उसके अलावा उसकी आगे से सब डिवीजन्स जो हैं वो कितनी होती हैं और उसके बाद हमारे पास साइड इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स की। हमारे पास जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। रिसेप्टर्स, ठीक है, कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स हमारे पास जो है वो दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास मस्करीनिक होते हैं और एक हमारे पास निकोटीनिक होते हैं। ठीक है जी, जो हमारे पास मस्करीनिक होते हैं ना, उनकी अफिनिटी जो है नाम से पता चल रही है, मस्करीन जो है उसके लिए अफिनिटी ज़्यादा होती है और जो निकोटीनिक होते हैं उनकी अफिनिटी जो होती है वो निकोटीन के लिए ज़्यादा होती है। तो हमारे पास मस्करीनिक रिसेप्टर्स होते हैं और निकोटीनिक होते हैं। तो जो हमारे पास मस्करीनिक होते हैं उनकी एफिनिटी जो होती है वो हमारे पास मस्करीन के लिए ज़्यादा होती है। एफिनिटी का मतलब होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, एफिनिटी जो है उसका मतलब होता है कि वो उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, और निकोटीनिक जो होती है उनकी एफिनिटी निकोटीन के लिए ज़्यादा होती है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी टाइप्स की। जो हमारे पास मस्करीनिक रिसेप्टर्स होते हैं ना, वो हमारे पास 5 तरह के होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5। इसके अंदर हमारे पास M1 टाइप होती है, M2 होती है, M3 टाइप के मस्करीनिक होते हैं, M4 के होते हैं, M5 के होते हैं। इसके अंदर जो हमारे पास ये 3 है ना, ये ज़्यादा जो है वो बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये फंक्शनली हमारे पास ज़्यादा क्या कहते हैं एडेप्टेड होते हैं और फंक्शनली हमारे पास ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। तो हम इनको जो है वो फंक्शनली डेफिनेशन में भी हम इनको ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास M1 M2 M3 जो है वो ज़्यादा फंक्शनली डिफाइन फंक्शनली डिफाइन हमारे पास M1 M2 एंड M3 के रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि M1 M2 और M3 जो है वो ज़्यादातर कौन से एरियाज़ के अंदर लोकेटेड होते हैं। ठीक हो गया, तो उसके लिए हम बात करें अगर M1 की, तो वो हमारे पास गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो ग्लैंड्स है ना, उधर जो है वो ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। M2 की बात करें तो वो हमारे पास जो है वो कार्डियक मसल्स जो हैं उनके पास जो है वो ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। और जो हमारे पास M3 है ना, वो स्मूथ मसल्स ऑफ आई, स्टमक और उसके अलावा लंग्स एंड स्वेट ग्लैंड्स, यहाँ पे जो है वो ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। ठीक हो गया, अब हम बात कर लेते हैं कि M1 M2 और M3 जो है वो किस तरह जो है इन एरियाज़ के अंदर एक्टिवेशन जो है उसको प्रमोट करते हैं। ठीक हो गया, उसके लिए हमारे पास जो ये हमारे पास रिसेप्टर्स हैं ना, आपको पता होना चाहिए, कुछ रिसेप्टर्स होते हैं वो लाइगेंड के साथ कपल करके जो है वो हमारे पास एक्शन परफॉर्म करते हैं, कुछ प्रोटीन्स के साथ करते हैं। तो हमारे पास M1 M2 और M3 जिन प्रोटीन के साथ जो है वो मिलके काम करते हैं ना, उनको हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास G कपल्ड प्रोटीन्स के साथ मिलके जो है वो अपना एक्शन परफॉर्म करवाते हैं। ठीक हो गया, अब हम बात कर लेते हैं कि M1 जो है वो किस तरह जो है एक्शन अपना परफॉर्म कराता है। ठीक है, M1 रिसेप्टर्स जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि वो कैल्शियम जो चैनल्स हैं ना, उनकी एक्टिविटी जो है उसको इन्हांस कर देते हैं, यानी कि कैल्शियम का जो इनवर्ड मूवमेंट है उसको इंक्रीज़ कर देते हैं। कैल्शियम चैनल्स को जो है वो ओपन कर देते हैं। इंट्रासेलुलर कंटेंट में जो है वो फिर क्या होता है, कैल्शियम चैनल जो है उसकी अमाउंट जो है वो ज़्यादा हो जाती है। तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होती है,
सिक्रीशंस होती हैं, और न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो सारे के सारे ट्रिगर होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि M1 जो है वो हमारे पास क्या करता है, M1 जो है वो हमारे पास कैल्शियम जो आयंस हैं उनकी इंट्रासेलुलर कंटेंट में अमाउंट जो है उसको इंक्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या चीज़ ट्रिगर्ड होती है, कॉन्ट्रैक्शंस, उसके अलावा न्यूरो ट्रांसमीटर्स और तीसरी चीज़ सिक्रीशंस। ये सारी की सारी क्या होती हैं, ट्रिगर हो जाती हैं। कैल्शियम लेवल इंट्रासेलुलर कैल्शियम का कंटेंट जो है वो इंक्रीज़ होता जाता है, जो हमें क्या करता है, ट्रिगर कर देता है कॉन्ट्रैक्शंस को, न्यूरोट्रांसमीटर्स को और सिक्रीशंस को, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं M2 की। ये हमारे पास M1 था, अब हम बात करते हैं M2 की कि M2 हमारे पास क्या करता है। M2 जो है ना वो हमारे पास पोटेशियम चैनल्स है ना, उनकी ओपनिंग जो है उसको फैसिलिटेट करता है, ठीक है। तो ओपनिंग ऑफ पोटेशियम चैनल जो है वो हमारे पास होती है, जिसकी वजह से हमारे पास रिडक्शन ऑफ हार्ट रेट होता है और हाइपरपोलराइजेशन होती है, ठीक है। तो ये M2 हमारे पास क्या करता है, ओपनिंग ऑफ पोटेशियम चैनल्स। ये किसको कर रहा था, M1 कैल्शियम चैनल्स की ओपनिंग को ज़्यादा फैसिलिटेट कर रहा था, ओपनिंग ऑफ पोटेशियम चैनल्स, और उसकी वजह से हमारे पास क्या हो रहा है, रिडक्शन ऑफ हार्ट रेट हो रही है। उसके अलावा हाइपरपोलराइजेशन हो रही है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास मस्करिनिक जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स हैं उनका डिटेल आ। अब हम लोग आगे से बात कर लेते हैं निकोटीनिक की, ठीक है। अब हमारे पास निकोटीनिक जो है ना रिसेप्टर, उनकी निकोटीन की एफिनिटी उनके पास ज़्यादा होती है। तो इसके जो सब टाइप्स हैं वो हमारे पास दो तरह की हैं। मस्करिनिक जो थे वो हमारे पास कितनी टाइप के थे, 3 तरह के थे, जबकि हमारे पास निकोटीनिक जो है वो हमारे पास कितने हैं, 2 तरह के हैं। एक हमारे पास न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में होता है और एक हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होते हैं। अभी हम उनको डिटेल से जो है वो स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। निकोटीनिक जो है वो हमारे पास एक तो ये हमारे पास क्या थे, जी कपल्ड जो थे वो रिसेप्टर से, ये हमारे पास जो है वो लाइगेंड गेटेड आयनिक चैनल्स होते हैं, ठीक है। लाइगेंड गेटेड आयनिक चैनल्स होते हैं। और ये हमारे पास 2 तरह के होते हैं। एक जो होता है उसको हम लोग कहते हैं NM और दूसरे जो होते हैं उनको हम कहते हैं NN, ठीक हो गया। जो हमारे पास NM होते हैं ना वो हमारे पास न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो हैं वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और उनको हम लोग वहाँ पे वो क्या कॉज करते हैं, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स कॉज करेंगे, ठीक है। जबकि NN जो है वो हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं और ये हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं सिग्नलिंग ऑफ द कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स। तो NM जो है वो हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस। और ये हमारे पास क्या कॉज कराते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक हो गया। जबकि हमारे पास जो ये हैं NN चैनल्स, ये हमारे पास कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और ये हमारे पास सिग्नलिंग ऑफ कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स को फैसिलिटेट करते हैं, सिग्नलिंग ऑफ कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स, उसके अंदर जो है वो हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारे पास कोलिनर्जिक जो एगनिस्ट हैं
वो फर्दर कितने ग्रुप्स के अंदर जो है वो डिवाइड हुए हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने बात कर ली थी कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स की। अब हम कोलिनर्जिक एगोनिस्ट की बात कर लेते हैं कि वो फर्दर कितने ग्रुप्स के अंदर डिवाइडेड हैं, ठीक है। अब हम लोग बुक के अंदर आपके 3 जो हैं वो कैटेगरीज हैं जिनके अंदर इनकी डिवीजन हुई हुई है, ठीक है। तो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट जो है वो हमारे पास 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। सबसे पहली जो कैटेगरी है हमारे पास वो होती है डायरेक्ट एक्टिंग, दूसरी जो हमारे पास कैटेगरी है वो है इनडायरेक्ट रिवर्सिबल, और एक है हमारे पास इनडायरेक्ट इरिवर्सिबल, ठीक है। दूसरी हमारे पास है इनडायरेक्ट रिवर्सिबल, और तीसरी हमारे पास कैटेगरी है इनडायरेक्ट इरिवर्सिबल। अब हम लोग देखते हैं कि ये तीनों जो है वो किस तरह जो है हमारी बॉडी के अंदर एक्ट करती हैं, ठीक है। जो हमारे पास डायरेक्ट एक्टिंग होती है ना, अब देखें डायरेक्ट एक्टिंग का क्या मतलब है कि वो जा रही है और फ़ौरन जाके वहाँ पे एक्ट कर रही है। इनडायरेक्ट का क्या मतलब है कि वो किसी और के थ्रू जो है वो वहाँ पे एक्शन जो है वो परफॉर्म करवा रही है, ख़ुद जो है वो सामने ड्रग नहीं आ रही, ठीक है। ये ड्रग्स, ये जो हमने 3 ग्रुप्स बनाए हैं, हमने ड्रग्स के ग्रुप बनाए हैं कि जो एगनिस्ट्स हैं वो हमारे पास कोलिनर्जिक, वो 3 ग्रुप्स के अंदर जो है उनके ड्रग्स को हम लोग डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट एक्टिंग होती है ना, वो हमारे पास मिमिक करती हैं एसिटाइलकोलिन की तरह, ठीक है, कि उनका जो फॉर्मूला होता है बिल्कुल एसिटाइलकोलिन की तरह होता है कि वो जाता है तो वो रिसेप्टर्स जो हैं वो परसीव करते हैं कि हमारे पास एसिटाइलकोलिन ही आया है, तो ये हमारे पास क्या होगी, डायरेक्ट एक्टिंग होगी, ठीक है। तो इसके अंदर ये मिमिक करती है इफेक्ट ऑफ एसिटाइलकोलिन, और ये बाइंड करती हैं वहाँ पे जाके फिर आपके मस्करीनिक या निकोटीनिक जो रिसेप्टर्स हैं उनके साथ। अब ये वहाँ पे हमारे पास जो है वो कौन कौन सी इसके अंदर जो ड्रग्स हैं वो आती हैं जो हमारे पास क्या क्या इफेक्ट कॉज करती हैं। जो डायरेक्ट एक्टिंग है ना, उसके अंदर जो सबसे पहली है ना वो है हमारे पास एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन है ना, वो हमारे पास क्या क्या इफेक्ट करेगी, वो हमारा हार्ट रेट जो है उसको डिक्रीज़ करेगी। उसके अलावा हमारे पास वो क्या एक्ट करेगी, कार्डियक आउटपुट जो है उसको डिक्रीज़ करेगी। उसको डिक्रीज़ करेगी। उसके अलावा हार्ट रेट के अलावा हमारा ब्लड प्रेशर जो है उसको डिक्रीज़ करेगी, लेकिन जो जीआई की एक्टिविटी है ना उसको वो इंक्रीज़ करेगी, ठीक है। हाँ जी, जो जीआई एक्टिविटी है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, उसकी एक्टिविटी को ये इंक्रीज़ कराएगी, ठीक है। जो हमारे पास दूसरी ड्रग है ना इसके अंदर, वो हमारे पास आ जाती है कार्बोकोल। कार्बाकोल जो है वो हमारे पास ज़्यादा, ये वाली जो होती है हमारे पास शॉर्ट एक्टिंग होती है, ठीक है। 20 to 30 मिनट्स के अंदर जो है ये इस प्रॉपरली ब्रेक डाउन हो जाती है, जबकि हमारे पास कार्बाकोल जो है ये लॉन्ग ड्यूरेशन हमारे पास एक्शन करती है और ये हमारे पास कंस्ट्रिक्ट कर देती है आई के प्यूपल को, ठीक है। उसके अलावा ये इंट्राऑक्यूलर प्रेशर जो है ना उसे भी हमारे पास डिक्रीज़ करती है, ठीक है। दूसरी हमारे पास कौन सी ड्रग है, कार्बाकोल। ये हमारे पास क्या करती है, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर जो है उसको डिक्रीज़ कर देती है, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारे आई का प्यूपिल है उसकी भी कंस्ट्रिक्शन जो है वो उसको भी करती है, आई कंस्ट्रिक्शन उसको फैसिलिटेट करती है। तीसरी हमारे पास जो ड्रग आ जाती है ना यहाँ पे, वो हमारे पास आ जाती है पायलोकार्पिन, ठीक है जी। जो हमारे पास पायलोकार्पिन है ना, वो हमारे पास इंट्राऑक्यूलर प्रेशर जो है उसको डिक्रीज़ करती है, ठीक है। पायलोकार्पिन ये भी हमारे पास क्या कर रही है, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को डिक्रीज़ कर रही है। चौथी जो हमारे पास ड्रग आ रही है इसके अंदर, वो हमारे पास आ रही है बिथेनोकोल, और ये हमारे पास जो फंक्शन परफॉर्म करेगी वो हमारे पास है बिथेनोकोल।
कोल, ये हमारे पास जो है वो यूरिनरी जो हमारा फंक्शन है और जीआई ट्रैक्ट जो है उसको स्टिमुलेट करेगी। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि यूरिनरी प्लस जीआई एक्टिवेशन, ठीक हो गया। उनके फंक्शंस को जो है वो एक्टिवेट करवाती है हमारे पास। अब हम लोग बात कर लेते हैं इनडायरेक्ट एक्टिंग की, जो कि हमारे पास रिवर्सिबल है, ठीक है। इसके अंदर जो है ना वो क्या होता है, अच्छा मैंने आप लोगों को बताया था जो एसिटाइल कोलिन है जो कि आपके सिनेप्टिक क्लेफ्ट के दरमियान में, मैंने आपको यूँ करके बताया था ना, कि यहाँ पे जो आपका ये जो स्पेस होती है इसको हम क्या कहते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो ये जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट होता है इसके दरमियान में जो एसिटाइल कोलिन जो है, जब हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर जब वो आ जाता है तो ये जो एसिटाइल कोलिन ये रह जाती है, ये हमारे पास क्या होती है, यहाँ पे एक एंजाइम आता है जिसका नाम क्या होता है, एसिटाइल कोलिनेस्टरेज। वो क्या करता है, इसको ब्रेक डाउन कर देता है इसकी एसीटेट में और कोलिन में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसका ये रिएक्शन लिखूँ कि हमारे पास एसिटाइल कोलिन है और वो हमारे पास एसीटेट प्लस कोलिन के अंदर जो है वो डिवाइड हो रही है, और इसके लिए हमारे पास जो एंजाइम है वो हमारे पास एसिटाइल कोलिनेस्टरेज है। तो ये जो हमारे पास ड्रग होती है ये क्या करती है कि ये वाला फंक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं होने देती कि एसीटेट और कोलिन जो है वो बने। तो हमारे पास जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट है ना वहाँ पे एक्यूमुलेशन हो जाती है एसिटाइल कोलिन की, यानी कि हमारे पास सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर एसिटाइल कोलिन का नंबर जो है वो ज़्यादा होता है। सिनेप्टिक क्लेफ्ट में हमारे पास एसिटाइल कोलिन इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब वो जो एसिटाइल वहाँ पे कोलिन जो है वो ज़्यादा हो जाती है, तो वो हमारे पास कौन कौन से जो है वो एक्शन परफॉर्म करेगी, जिसके लिए फिर हम लोग कौन कौन सी ड्रग्स देंगे। इसके अंदर जो हमारे पास सबसे पहली ड्रग आती है ना वो हमारे पास है एड्रोफोनियम, ठीक है। कौन सी ड्रग है, एड्रोफोनियम। अब ये जो हमारे पास ड्रग है ना ये हमारे पास क्या करती है, एक डिजीज़ होती है जिसका नाम होता है मायस्थीनिया ग्रेविस, मायस्थीनिया। मायस्थीनिया ग्रेविस जो है ना उसकी जो है वो डायग्नोसिस के अंदर हमारे पास ये वाली ड्रग जो है वो यूज़ होती है। मायस्थीनिया ग्रेविस में क्या होता है कि आपके पास मसल वीकनेस हो जाती है, तो जैसे ही आप ये ड्रग देते हैं ना तो आपके मसल जो हैं वो क्या हो जाते हैं, स्ट्रेंथन हो जाते हैं। तो आपको पता चल जाता है कि अच्छा भाई ये पेशेंट जो है वो आपके पास मायस्थीनिया ग्रेविस से जो है वो इफेक्टेड है, क्योंकि इसके मसल्स ने जो है वो इस ड्रग के रिस्पॉन्स में एक्शन जो है वो अपना दिखाया है, ठीक है। तो हमारे पास एड्रोफोनियम जो है वो मायस्थीनिया ग्रेविस के डायग्नोसिस के लिए यूज़ होती है। फिर हमारे पास आ जाता है फाइजोस्टिग्मीन, ठीक है। ये हमारे पास लॉन्ग एक्टिंग नहीं होती, शॉर्ट एक्टिंग होती है। फिर हमारे पास आ जाता है फाइजोस्टिग्मीन। जो फाइजोस्टिग्मीन है ना हमारे पास, ये हमारे पास क्या करता है कि ये हमारे पास स्टिमुलेट कर देता है दोनों हमारे जो रिसेप्टर्स हैं, मस्करीनिक और निकोटिनिक, स्टिमुलेट मस्करीनिक एंड निकोटिनिक रिसेप्टर्स। इन दोनों को जब वो स्टिमुलेट कर देता है तो फिर वहाँ पे क्या करते हैं कि एक तो पहली बात है कि ये इन दोनों रिसेप्टर्स को जो है वो हमारे पास एक्टिवेशन इनकी कर देता है, और ये हमारे पास 2 to 30 मिनट्स टू 2 आवर्स तक जो है वो अपना एक्शन जो है वहाँ पे दिखा सकते हैं। अब इसकी स्टिमुलेशन से क्या होता है कि हम लोग जो है वो ओवरडोज होती है ना अगर किसी ड्रग की, ठीक है, और ख़ास तौर पे हमारे पास एंटीकोलिनर्जिक जो हमारे पास ड्रग्स होती हैं, अगर हम वो ले लें और उनकी ओवरडोज हो जाए तो उसकी ट्रीटमेंट में हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं। तो ट्रीट हम लोग इसके यहाँ पे लिख सकते हैं, टू ट्रीट ओवरडोजेज ऑफ एंटीकोलिनर्जिक
ड्रग्स। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नियोस्टिग्मीन। ठीक है, चौथी जो हमारे पास ड्रग है वो हमारे पास आ जाती है नियोस्टिग्मीन। जो हमारे पास नियोस्टिग्मीन है ना, वो जो जीआई की एब्जॉर्प्शन है ना, उसको बैडली एब्जॉर्प्शन, उसको जो है वो बैडली इफ़ेक्ट करती है कि वहाँ पे वो एब्जॉर्प्शन जो है वो सही तरीके से नहीं कर पाता। ठीक है, और उसके अलावा ब्लैडर और जीआईटी को जो है वो स्टिमुलेट करती है। स्टिमुलेट ब्लैडर प्लस जीआईटी। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो है वो रिवर्सिबल ड्रग्स जो हैं वो अपना एक्शन परफॉर्म करती हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जो हमारे पास एक और ड्रग है जिसका नाम है पायरिडोस्टिग्मीन। ठीक है, उसका नाम मैं ये इसके सामने लिख रही हूँ क्योंकि वो बिल्कुल वही वाला एक्शन परफॉर्म करती है जो हमारे पास नियोस्टिग्मीन करती है। ठीक है, तो हमारे पास है पायरिडोस्टिग्मीन। ये हो गया। इधर कितनी है? 1 2 3 4। यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4। अब हम बात कर लेते हैं इनडायरेक्ट इरिवर्सिबल्स की। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ना मैंने आप लोगों को एक और बात भी बतानी थी कि आपकी जो कोलिनर्जिक एगनिस्ट्स है ना, इनके अंदर हमारे पास 3 ड्रग्स ऐसी हैं जिनके नाम है हमारे पास डोनिपिजिल, रिवर्सिटिग्मीन और गैलेंटामीन। ये हमारे पास वो वाली हैं जो कि अल्जाइमर के जो हमारे पास सिम्टम्स होते हैं ना उनको ईज़ करती हैं। ठीक है, अब ये वाली जो हमारे पास ड्रग्स हैं इनको मैं यहाँ पे अगर लिख दूँ ईज़ द सिम्टम्स ऑफ अल्जाइमर्स, बट आपने ये देखना है कि ये सिर्फ ईज़ करती हैं, ये अल्जाइमर के प्रोग्रेशन को स्टॉप नहीं कर सकती। ठीक है, सिर्फ ईज़ करती हैं। दे डू नॉट स्टॉप द प्रोग्रेशन ऑफ अल्जाइमर डिजीज़। सिर्फ जिसके सिम्टम्स होते हैं उनकी ईज़ में जो है वो हेल्प करती हैं। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास सबसे पहली वाली ड्रग है उसका नाम है डोनिपिजिल। जो दूसरी ड्रग है और एक हमारे पास तीसरी ड्रग है। दूसरी ड्रग जो है वो हमारे पास है रिवर्सिटिग्मीन, गैलेंटामीन। ठीक हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं इनडायरेक्ट इरिवर्सिबल की। ठीक है, इनडायरेक्ट इरिवर्सिबल जो होते हैं ना, इनके अंदर जो हमारे पास सबसे मेजर ड्रग आती है ना वो हमारे पास है इकोथायोफेट। ठीक है जी, इकोथायोफेट जो है ज़्यादातर हमारे पास इनडायरेक्ट इरिवर्सिबल जो है वो हमारे पास मिलिट्री पर्पसेस में यूज़ होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास एक गैस होती है जिसका नाम होता है सेरीन गैस। उधर जो है वो ये उसमें उसको बनाने में जो है वो हेल्प करते हैं। ठीक है, सेरीन गैस। थेराप्यूटिक पर्पसेस के लिए अगर हम इसकी बात करें तो थेराप्यूटिक में हमारे पास इसकी एक ही ड्रग है जिसका नाम है इकोथायोफेट। हाँ जी, इकोथायोफेट। ठीक है, और इसके थेराप्यूटिक पर्पसेस, थेराप्यूटिक का मतलब है जो वो आपके लिए यूज़फुल होते हैं। ठीक है, इसके हम लोग बात करें तो ये हमारे पास क्या करता है कि हमारे पास एसिटाइलकोलिन के साथ जो है वो कॉम्प्लेमेंट बॉन्ड बना लेता है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, और इसकी वजह से जो है वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन होती है। एक के साथ सल्फेट हमारे पास क्या करते हैं, फॉर्म स्ट्रॉन्ग कोवलेंट bonds with
एसिटाइलकोलिन, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशंस होती हैं। और ये हमारे पास जो है वो ट्रीटमेंट ऑफ ग्लाइकोमा जो है उसके लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इनडायरेक्ट इरिवर्सिबल जो है वो एगनिस्ट आ गए हैं कोलिनर्जिक। ठीक हो गया, ये सारा हमारा जो एगनिस्ट है उसका टॉपिक कंप्लीट करता है। इसके अंदर अभी जो चीज़ मिसिंग है वो सिर्फ रह गया हमारे पास साइड इफ़ेक्ट। तो ये ड्रग्स जो है वो हमारे पास एडवर्स किस्म के जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो कॉज करती हैं, जिसके अंदर हमारे पास डायरिया आ जाता है और उसके अलावा हमारे पास यूरिनेशन ज़्यादा हो जाती है, ब्रोंको डायरिया हो जाता है, ब्रेडिकार्डिया हो जाता है, सॉरी ब्रोंकोरिया हो जाता है, ब्रोंको डायरिया नहीं, उसके अलावा इमेसिस हो जाता है, लैक्रिमेशन हो जाती है, सेलिवेशन हो जाती है। ठीक है, तो ये सारे जो है वो अभी हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो हमारे पास कौन कौन से आते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स, डायरिया, lacrimation, sweating, emesis, ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया होता है हार्ट रेट कम हो जाना, ब्रोंकोरिया, इसके अलावा जो है हमारे पास सेलिवेशन हो जाता है, मियोसिस हो जाता है, मसल वीकनेस हो जाती है, यूरिनेशन। ठीक हो गया, इसके अलावा भी और सारे हैं जो आप बुक में आपके लिखे हैं, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे पास जो हैं वो साइड इफ़ेक्ट्स हैं आपके कोलिनर्जिक एगनिस्ट्स के। ठीक है, अगर कोई मेडिसिन हमें बेनिफिट प्रोवाइड कर रही होती है, साथ ही साथ उसके कोई ना कोई हमारे पास साइड इफ़ेक्ट भी लाजमी आ रहा होता है। तो ये हमारा टॉपिक जो है वो पूरा का पूरा एगनिस्ट का कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग एंटागनिस्ट जो है उसको